अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हालात कैसे हैं? उम्मीद रखता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक आपसे वादा किया था कि आइसोमर्स का जो नेक्स्ट हमारा आइसोमर है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। तो इसका हमारा लेक्चर नंबर 17 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम कहते हैं किस चीज़ को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे पास है, देखो मैंने डिफिनीशन लिखा है, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव सेम केमिकल एंड स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर तुम्हें याद है तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर फार्मूले में पढ़ा था कि द आइसोमर्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे था लेकिन उनका स्ट्रक्चर फार्मूला एक दूसरे से मुख्तलिफ था। फिर उनमें 6 जो तुमने फॉर्म्स पढ़े थे, किस्में पढ़े थे, टाइप्स थे तुम्हारे पास स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के। अब ये भी आइसोमेरिज्म है, लेकिन इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होते हैं, लेकिन वहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का जो होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम मुख्तलिफ होता है इस केस में। तो जनाब इसको फिर हम आगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगर मैं इस तरह एक चीज़ बनाऊँ, आप लोगों को अगर नज़र आता है, आप ज़रा देखें, मैंने उस दिन भी लैक्टिक एसिड बनाया था। मैंने कैसे बनाया था? मैंने बनाया था COOH। अगर इसको मैं यू लिखूँ COOH, यहाँ पर मैं लिखो HO और यहाँ पर मैं लिखो क्या लिखो OH लिखो, और यहाँ पर मैं CH3 लिखो। इस चीज़ को देखो, और अगर इसको मैं इस शक्ल में लिखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिखूँ CH3, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर COOH लिखो और यहाँ पर OH लिखो, तो जनाब अब देखो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी फार्मूला भी सेम है, लेकिन अगर तुम्हें अरेंजमेंट अगर नज़र आता है तो यहाँ पर OH इस साइड पर है, राइट साइड पर है, और यहाँ पर OH लेफ़्ट साइड पर है। तो ये डिफरेंस है। अगर ऐसा डिफरेंस है तो फिर एक दूसरे के आइसोमर्स है जनाब। सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जनाब आगे जाके स्टीरियो में हमने 2 किस्में, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म है और एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है। अभी सबसे पहले हमने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। याद रखो, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म और आप पहले पढ़े तो आप लोगों को सही समझ आएगा। पहले इसको पढ़े तो आप लोगों को समझ आएगा। ठीक है, मैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, मैंने यहाँ पर नीचे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का डिफिनीशन लिखा है, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच रोटेशन ऑफ वन कार्बन टेक प्लेस इन अ सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये कंपाउंड है, इसको मैं कहता हूँ, इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। यहाँ पर कन्फॉर्मेशन हो सकता, कन्फॉर्मर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? ठीक है, मैं जनाब आपको बताने वाला हूँ। अब क्या होगा? रोटेशन, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। याद रखो, ये FSC वाले ये ना पढ़े, ये FSC वालों के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा आगे जब आपने जाना है। लेकिन हमारा टॉपिक वैसे आइसोमेरिज्म है, तो आइसोमेरिज्म में अब भी बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई है। मैंने बहुत मुख्तसर सा लिया है, आप थोड़ा सा मुख्तसर पढ़े, लेकिन FSC वालों के लिए ये इतना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप पढ़े ताकि तुम्हारे काम आ सकते हैं। ठीक है, तो जनाब दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच रोटेशन ऑफ वन कार्बन टेक प्लेस इन अ सिंगली बॉन्डेड, अगर आपको नजर आता है तो ये सिंगली बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, एक कार्बन को ऑफ अपनी जगह पर कायम रखे और दूसरे को रोटेट करते जाओ, तो आपको क्या मिलने वाले हैं? मुख्तलिफ किस्म के आइसोमर्स मिलने वाले हैं, जिनको आगे जाके चून कि ये यहाँ पर रोटेशन होता है तो इसके रोटामर्स भी कहते हैं, इनको रोटामर्स भी कहते हैं। यानी
कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को हम, आइसोमर्स को हम रोटामर्स भी कह सकते हैं और इसको कन्फॉर्मर भी कह सकते हैं। याद रखो, कन्फॉर्मर, रोटामर, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ये सब एक चीज़ के मुख्तलिफ नाम है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम है। जनाब कैसे ये रोटेशन होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये जो आपको मेरा इसको क्या कहता है, ये आपको नज़र आता है, इसको एक कार्बन आप कंसीडर करें, दूसरे कार्बन को ये, दूसरा कार्बन आप ये कंसीडर करें, इन दोनों के दरमियान ये सिंगली बॉन्डेड है। ये एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन को अटैच है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये तीसरा हाइड्रोजन है। सिमिलरली इसका भी ये केस है, ठीक है। अब अगर ये इस तरह है, ठीक है, अब अगर ये इस तरह है तो देखो ये एक किस्म का आइसोमर है। अब अगर मैं इसको मैं अपनी जगह रखो और इसको रोटेट करना शुरू करो तो ये आइसोमर पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल है, फिर ये पॉसिबल, मुख्तलिफ पॉसिबल है। आप इसके पॉसिबल आइसोम रोटामर्स बना सकते हैं, आप इसके पॉसिबल कन्फॉर्मर बना सकते हैं, आप इसके बहुत सारे बल्कि अगर मैं इन्फिनिटी होते हैं इनके कन्फॉर्मर। ये इथेन है, अगर आपको नज़र आता है तो ये 2 कार्बन है तो ये इथेन है, इथेन के इन्फिनिटी, फिर आगे जाके जितनी भी तुम्हारे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो इनके इन्फिनिटी कन्फॉर्मर, इन्फिनिटी रोटामर्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यूँ करूँ तो ये तुम्हारे पास, इसको मैं रोटेशन करता हूँ तो इसके आइसोमर्स बन जाते हैं। फिर उन आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं? रोटामर्स या कन्फॉर्मर्स कहते हैं, ठीक है जनाब। इसको मैंने कहा, मैंने आगे लिखा, इट और ऑफ 2 मेन टाइप, मेन फॉर्म, 2 मेन शक्लों में हम लिख सकते हैं। उन शक्लों का, उनको हम कहते हैं, एक लेफ्ट फॉर्म है और एक है स्टैगर्ड फॉर्म। याद रखो 2 तो मेन पॉसिबल है, 2 रोटामर्स पॉसिबल है, पॉसिबल बहुत सारे हैं। मैंने कहा इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ और अगर मैं थोड़ा सा रोटेशन दूँ, 0.00 समथिंग एंगल का मैं रोटेशन दे दो तो एंगल बदल गया ना। तो अब जब एंगल बदलता है तो आइसोमर्स तो बनता है। पहले वाला ऐसा तो नहीं है, अब ऐसा है तो आइसोमर बन, फिर ऐसा, 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 बहुत सारी पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इसको 60 डिग्री पर रोटेट करो तो मैं आगे बनाने वाला हूँ, ज़रा आप पहले वाला पढ़े। तो जनाब इनके जो मेन 2 किस्में होते हैं, इनको हम एक को एक्लिप्स फॉर्म हो और दूसरे को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। जनाब हमने बनाना कैसा है, लेकिन याद रखो मैंने कहा इनके 2 मेन शक्लें हो सकते हैं, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स हैं मेन, उनको हम एक को एक्लिप्स फॉर्म और दूसरे को स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। एंड कैन बी रिटन इन 3 फॉर्म्स, विज डैश फॉर्म, सोहॉर्स फॉर्म एंड न्यूमैन फॉर्म, न्यूमैन प्रोजेक्शन। कैसे? सबसे पहले वाला मैं ये वाला बना देता हूँ। इसको अगर आपको नज़र आता है तो ये विज है हमारे पास, इसको मैंने ये बॉन्ड इस तरफ बनाया और ये वाला बॉन्ड मैंने उस तरफ बनाया है, ये अपने वाला है, ठीक है, इस तरह ये मैंने बनाया है। तो इसको अगर ये डैश है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, विज है, तो इसलिए हम इसको विजो डैश फॉर्म कहते हैं। ये विज डैश फॉर्म में भी बना सकते हैं हम, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमर किस्म है, इसको हम जब बनाते हैं तो टाइम लेगा, इसलिए ज़्यादातर हम सीहॉर्स फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में? सीहॉर्स फॉर्म में होता है। आप सीहॉर्स फॉर्म कैसे बना सकते हैं? इसको आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये वाला बनाइए। तो मैंने, अगर आपको नज़र आता है तो इसको अगर मैं यूँ बनाऊँ, देखो ये हमारे पास है, यहाँ पर क्या करो, आपने कैसे बनाना है, आपने यहाँ पर वाई बनाया है बस, ठीक है। लेकिन ये अब जो ये है इसको क्या करो, इसको इस तरह बनाओ, डैश शक्ल में बनाओ, ओके। और ये वाला जो है ये ऑफ किस शक्ल में बनाओ, विच शक्ल में बनाओ, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसको इस तरह छोड़ो, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। और अब इसको क्या करो, अगेन से वाई बनाओ, आसान है, आसान सी बात है, बच्चों जैसा काम है। आपने इस तरह करना है, ये आपने बनाना है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लगाओ, अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लगाना है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये ज़रा बड़ा बना तो ठीक है, इस तरह बनाओ जनाब। ये ऐसा आप बना सकते। अगर आप इसको ये वाला शगर जो हमारा सीहॉर्स फॉर्म सोहॉर्स फॉर्म है तो उसको आप किस शक्ल में बनाएंगे, आप इस तरह करें, ये वाले बनाइए, इनको डॉट से ज़ाहिर करो, दोनों कार्बन को डॉट से ज़ाहिर करो, फिर आप इस तरह करो, यहाँ पर वाई बनाओ और एक वाई यहाँ पर बनाओ, और कुछ मसला नहीं है।
बस इस तरह आपने बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने छोटा बनाया, ये थोड़ा सा इस तरह करो, इसको एक्सपेंड करो तो ये बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा है कौन सा पोमो, ये है सोहॉर्स पोमो। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर हमारा है तो उसमें हम कैसे लिखते हैं जनाब, इसमें हम लिखते हैं, अगर मैं इसको यूँ बनाऊँ, आपको अगर नज़र आता है, ये जो हमारा न्यूमेन किस्म है सबसे ज़्यादा हम इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। बहुत आसान है ये शक्ल, फिर इस शक्ल में लिख सकते हैं और फिर आखिर में ये वाला शक्ल हम लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला सबसे आसान है। हम कैसे बनाएंगे, ये इस तरह करो, इसका पहले कार्बन को, ये वाला कार्बन इसको डॉट से ज़ाहिर करो और दूसरी कार्बन को ऑफ किस चीज़ से ज़ाहिर करो, क्रॉस से ज़ाहिर करो। अब क्या करो, यहाँ पर पहले कार्बन में वाई बनाओ, ये तुम्हारा वाई बना। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये पहले वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन जो लेके हुए, अब दूसरी को क्या है, यहाँ पर क्या करो, हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पर क्या करो, हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ पर क्या करो, हाइड्रोजन बनाओ। तो इस शक्ल में इस तरह आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको एक्लिप्स्ड कहते हैं। आपने सोलर एक्लिप्स्ड एंड ल्यूनर एक्लिप्स्ड वगैरह आपने पढ़ा है। एक्लिप्स में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल पीछे छुप जाता है। तो इस शक्ल में क्या होता है, आप इसको इस एंगल से अगर आप देखें, इसको अगर आप इस एंगल से देखें, ये मैंने आई बनाया, इस यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये वाला जो है इसको बिल्कुल क्या कर देता है, छुपा देता है। और जब इसको छुपा देता है तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर एंगल 0 होता है, एंगल 0 होता है, यानी एक चीज़ दूसरी के पीछे बिल्कुल छुपा हुआ है। ये मेरे हाथ ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन अगर मैं इन 2 मार्कर्स को करो, इसको मैं इस तरह बनाऊं, ठीक है, ये बिल्कुल एक दूसरे के लीनियर जाते हैं, तो ये जो आपको ये ब्लू मार्कर जो है आपको ब्लैक मार्कर के बिल्कुल पीछे नज़र आता है, ये इस किस्म के होते हैं। तो एक्लिप्स फॉर्म में एंगल जो होगा, याद रखो, हमेशा के लिए 0 होगा और क्या होगा, एंगल हमेशा 0 होगा और एक कार्बन दूसरे कार्बन के पीछे छुप जाता है। इसको अगर आप यहाँ से देखें तो इस कार्बन को ये वाला छुपा देता है और सिमिलरली ये वाले भी छुपा देता है, लेकिन हम बनाते हैं बोर्ड में तो हम इस तरह इसके पीछे तो अब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ज़रा इस तरह बनाया है, लेकिन बिल्कुल इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर एंगल है, बिल्कुल एंगल नहीं है, यहाँ पर 0 एंगल है। यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसके पीछे पड़ा है। ठीक है, अगर आप इसको उस वहाँ से देखें कि एक कार्बन दूसरी कार्बन, उस कार्बन को आपने पीछे रखा और यहाँ से आप फोटो ले लें तो इसका बिल्कुल इसके पीछे ये बनेगा। तो ये हमारे पास होते हैं, ये इनके एक्लिप्स फॉर्म होते हैं। ये कौन सा फॉर्म था, ये विज डैश फॉर्म था, ये सोहॉर्स फॉर्म था, और ये हमारा पास क्या है, न्यूमैन फॉर्म है या न्यूमैन प्रोजेक्शन है। लेकिन अब इसको मैं स्टैगर्ड फॉर्म में बनाऊँ तो इसका स्टैगर्ड फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं, बस आप इसको रोटेट करो, 60 के एंगल पर आप इसको रोटेट करो। तो जब 60 के एंगल पर आप इसको यहाँ आते हैं तो इसको नीचे बनाओ और ये ऊपर जाएगा तो आपको ये शक्ल मिलने वाला है। अब ये जो है इसको नहीं छुपा देता, इससे इसके पीछे ये वाला नहीं, ये वाला इसके पीछे नहीं छुप जाता है। अगर आप यहाँ से इसका नज़ारा करें तो ये ऊपर आपको पोर्शन नज़र आएगा, ये नीचे नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है ये हमारे स्टैगर्ड फॉर्म है। अगर ये तो क्या कौन वाला था, विच डैश फॉर्म था। अगर आप सोहॉर्स फॉर्म बनाना चाहते हैं तो आसान से बन सकता है, आसान तरीके से इसको आप बना सकता है। आप क्या करें, थोड़ा सा इस तरह करें कि वो वाले ले लें, ये पहला वाला डैश, ये वाला डैश, अभी क्या किया, इसको आपने वाई से ज़ाहिर किया, बेशक ठीक है, लेकिन ये वाला कैसे करो, ये वाई उल्टा बनाओ और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, उल्टा बनाओ तो ये तुम्हारा क्या बना, ये तुम्हारा स्टैगर्ड फॉर्म बना। कौन वाला है, ये तुम्हारा है सोहॉर्स फॉर्म, लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म है। और अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो अभी इस तरह करो कि ये जो तुम्हारे सेंटर कार्बन था, मैंने डॉट से ज़ाहिर किया था, ठीक है, डॉट से वाई आपने बनाया। अब क्या किया, यहाँ पर आपने नहीं बल्कि बिल्कुल सेंटर में अपने हाइड्रोजन बनाने हैं, ठीक है। तो अभी ये वाला बना, तो ये है तुम्हारे हाइड्रोजन, ये तुम्हारा है न्यूमैन प्रोजेक्शन लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म है। ओके जी, समझ आया होगा, आपने पढ़ना है। तो अभी थोड़ा सा आपने आगे जाना है। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है, इसके बाद नंबर आता है
इसके बाद नंबर आता है कौन वाले के, नंबर आप आते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का। याद रखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म का सेपरेट करना मुश्किल होता है कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म से। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में दो किस्में होती है, एक है ज्योमेट्रिकल और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल सबसे पहले पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता, एक है ऑप्टिकल, सॉरी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास होता है, याद रखो कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में तुम्हारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के इर्द गिर्द रोटेशन हो रहा था। यहाँ पर ये वाला रोटेशन करता थे, आप इसको रोटेट करते थे और इसको ऑफ क्या करते थे, इसको अपनी जगह रखते थे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। और ये मस्ट रखो कि इस कार्बन और इस कार्बन को मुख्तलिफ ग्रुप लगे होंगे। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि अगर अब आप कहें कि इसके दरमियान ये जो है, क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए शर्त, सबसे पहला शर्त डबल बॉन्ड का होना ज़रूरी है। किस चीज़ का, नंबर 1 डबल बॉन्ड का, एंड नंबर 2 डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप, डिफरेंट एटम्स और ग्रुप का होना। अब अगर आप कहें कि इसके दरमियान क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप सोचेंगे कि भाई डबल बॉन्ड तो है, पहला शर्त तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो था वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा शर्त जो है वो क्या है कि यहाँ पर दो सेम ग्रुप अटैच है, तो इसमें नहीं है पॉसिबल। ताहम अगर मैं यू लिखूँ, इसको मैं CH3 करो, इसको मैं H करो फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है ऐसा ही करो, तो इसमें अब क्या है, इसमें आइसोमर्स, ये आइसोमर पॉसिबल है क्योंकि ये सेम ग्रुप नहीं है, ये डिफरेंट ग्रुप है, डबल बॉन्ड भी है, डिफरेंट ग्रुप भी है। ओके, तो आपने क्या करना है, अब मैं कहता हूँ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब आप सोचेंगे, चलो पहला डेफिनेशन सुने कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जो डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर स्ट्रेक्ट रोटेशन होता है। मैं बताने वाला हूँ जनाब, अगर मैं अपने इस सोल को, ये जो मेरा सोल है, इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं कार्बन जाहिर करूँ, इसको भी कार्बन जाहिर करूँ, इनने दो कार्बन आपस में डबल बॉन्ड किया है। एक ये जो आपको नज़र आता है, ये एक मिथाइल है, दूसरा मिथाइल है, ये वाला है, ठीक है, ये मिथाइल, ये वाला मिथाइल, नीचे वाला ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपको नज़र आता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका ये जो आपको मिथाइल ग्रुप नज़र आता है, इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको रोटेट करूँगा तो मैंने बांड टूटना पड़ेगा, तो मैंने इस बांड को ये बांड टूट गया। अभी क्या हो जाएगा, मैं इसका, अभी तो ज्योमेट्रिकल है नहीं क्योंकि अभी तो सिंगल बांड है, मैं कहता हूँ कि अगेंस्ट है डबल बांड, तो इस बांड को भी टूटना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, अब ये वाले आपस में आके इस तरह बॉन्ड करेगा। तो अब देखो, अब भी तुम्हारे पास स्टीरो है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका और इसका, स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस मुख्तलिफ है। लेकिन अब स्टीरो में आगे ये कौन वाले हैं, ये ज्योमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसलिए अब इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जनाब ये हमारे पास, अगर अब मैं इसको रोटेट करूँ तो ये क्या बनाएगा जनाब, ये बनाएगा, अगर मैं इसको CH3 लिखूँ तो H ऊपर जब चला जाएगा तो ये नीचे आएगा। तो अब ये हमारे पास है, अपोजिट साइड पर है तो इसको हम ट्रांस कहते हैं, और अगर सेम साइड पर है तो सिस है। तो ये हमारे पास है सिस टू ब्यूटीन, और ये हमारे पास है ट्रांस टू ब्यूटीन है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। जनाब आप थोड़ा सा पढ़े, आप सोचेंगे सर अगर आइसोमर्स की बात है तो इसमें क्यों फिर पॉसिबल है, यहाँ पर भी तो रोटेशन हो सकता है। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं रोटेशन कहाँ पर करूँगा, यहाँ पर तो पॉसिबल वैलेंसी जो वैकेंसी रह गया था कार्बन के साथ, वो तो सिर्फ सिंगल ही है ना, एक हाइड्रोजन से उन्होंने पूरा किया है। तो यहाँ पर तो ग्रुप्स दो नहीं पड़े, यहाँ पर दो ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, कम से कम दो ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, तो फिर जाके आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है, सिंगली बॉन्डेड में तो होता नहीं है, ठीक है, सिंगली बॉन्डेड में तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर पॉसिबल थी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ पर कौन से पॉसिबल है, कन्फिगरेशन में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। तो ये तुम्हारे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको हम कभी कभार सिस ट्रांस कहते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि इसको लाजमी तौर पर सिस ट्रांस कहो। जनाब थोड़ा सा देखो, आप लोगों के बुक में
जो केपी के लिए है, केपी के बुक है, उसमें लिखा है कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको बिल्कुल आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं कह सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इसको सिस ट्रांस कहो। अगर आपको नज़र आता है, मैं अगर ये कहूँ कि ये हमारे ए स्क्वायर और इसको मैं ए बी लिखूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब ए यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दो सेम ग्रुप्स अटैच है। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड, इसको मैं लिखूँ ए बी और इसको मैं लिखूँ सी डी, तो अब क्या है, अब देखो ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। हाँ, यहाँ पर तो ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है क्योंकि डबल बॉन्ड भी मौजूद है और डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है, तो ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल है, लेकिन ये सिस ट्रांस इनके नहीं बन सकते हैं। तो लाजमी मस्ट इस बात को जहन में रखो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लाजमी तौर पर सिस ट्रांस नहीं, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमर मस्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है, जो सिस ट्रांस आइसोमर्स है वो मस्ट ज्योमेट्रिकल है, लेकिन ज्योमेट्रिकल मस्ट सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं हो सकते। ये ज्योमेट्रिकल है लेकिन सिस ट्रांस नहीं है। दैट इज़ जनाब थोड़ा सा आगे जाना है। आगे हमने क्या पढ़ना है, आगे हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा आप देखें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम कहते हैं, जनाब आपने पढ़ना अच्छी तरह से है, मसला हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको तो क्लू मिल गया बीएस वालों के लिए इवन, तो आप इसको पढ़ें, आपको आइसोमेरिज्म में मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह, आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और किस्में है, किस्में तो नहीं है लेकिन शक्लें हैं जो हम आगे जाके हम करेंगे जनाब। इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म याद रखो, उसके लिए शर्त क्या है। ऑप्टिकल में ये भी कन्फर्मेशनल है, कन्फिगरेशनल है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो इसका मतलब है कार्बन सिंगली बॉन्डेड। ठीक है, लेकिन अब सोचेंगे कि अगर सर कहता है कि इसके लिए sp3 का होना ज़रूरी है, तो इसमें तो भी sp3 है और यहाँ पर तो नहीं है पॉसिबल, यहाँ तो कन्फर्मेशनल आइसोमर कन्फॉर्मर पॉसिबल थे, रोटोमर पॉसिबल थे, लेकिन ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है यहाँ तो ये आप कैसे कहते हैं इसमें sp3 है, तो इसमें भी sp3 है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है अब बताने वाला हो जनाब। इसके लिए शर्त ये है कि इस कार्बन को, ये जो कार्बन तुम्हें नज़र आता है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन ग्रुप लगाओ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं CH3 ग्रुप लगाओ और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं OH ग्रुप लगाओ, तो अब देखो इस कार्बन को चारों तरफ से पहला शर्त क्या है, पहला वाला शर्त यह है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और दूसरा शर्त यह है कि तमाम के तमाम जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अब देखो ये CH3 ग्रुप है, अब क्या करो, इसको थोड़ा सा इस तरह बनाओ ताकि ये भी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, तो 4 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स अटैच है, लेकिन यहाँ पर 4 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पर सेम ग्रुप 2, अगर 2 भी सेम है फिर भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि ये वाले इसमें क्या पॉसिबल है, नहीं अब भी नहीं है क्योंकि अब भी 2 सेम किस्म के। अब अगर इसको फॉर एग्जाम्पल मैं लिखो NH2 ग्रुप लिखो, तो अब पॉसिबल है, अब इसमें पॉसिबल है। तो आपने इस चीज़ को पहचानना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या फ़र्क होगा। तो जनाब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अब क्या होगा, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमारे पास कायरल कार्बन का डिफिनीशन आप पहले पढ़े। कायरल कार्बन, दैट कार्बन which is attached to 4 different group is called chiral carbon, which is attached to 4 different group is known as a chiral carbon। इसको हम क्या कहते हैं, chiral carbon कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नज़र आता है तो मैं बनाने वाला हूँ। अब अगर देखो तो मैंने यहाँ पर बनाया था COOH, यहाँ पर मैंने H बनाया था, यहाँ पर मैंने OH बनाया था और यहाँ पर मैंने CH3 बनाया था। इस चीज़ को अगर आपको नज़र आता है तो ये कायरल कार्बन है। अब याद रखो हम
प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे। जब हम किसी सोर्स से रोशनी निकलता है तो इसको हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। सबसे पहले हम इसको किस चीज़ से गुजारेंगे? इस चीज़ को हम गुजारेंगे पोलराइज़र से। पहले इसको पोलराइज कर देगा, फिर इसको मोनोक्रोमेटर से पास करेंगे। जब मोनोक्रोमेटर से पास करें तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट में तब्दील हो जाता है। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जब निकलता है किसी सब्सटेंस पर पड़ता है तो ये सब्सटेंस जो है इस लाइट को या रोटेट करेगा या नहीं रोटेट करेगा, या रोटेट करेगा या नहीं रोटेट करेगा। अगर इस सब्सटेंस को, इस लाइट को उन्होंने रोटेट किया तो हम कहते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और अगर रोटेट नहीं किया तो उसमें पॉसिबल नहीं है। तो कब पॉसिबल है, तुम कैसे पहचानिए? तो तुम एक्सपेरिमेंटल नहीं कर सकते हो, तुम तो बोर्ड पेपर से देख के आप बताएंगे कि इसमें पॉसिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसमें ये कायरल कार्बन, ये आपको अगर नज़र आता है तो इसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अब इसको, अब आप सोचेंगे कि ये कार्बन और ये तो सेम कार्बन, नहीं, हम ग्रुप की बात है, ये मिथाइल है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये डिफरेंट ग्रुप है। तो जनाब इसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। जब कायरल कार्बन मौजूद हो तो रोटेट करेगा, और जब कायरल कार्बन मौजूद नहीं हो तो रोटेट नहीं करेगा। तो उनको हम नॉन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं जब रोटेट नहीं करते हैं, और जब लाइट को रोटेट करता है तो इसको हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। अब इसको ये 2 पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करे तो इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो इसको हम लीव रोटेटरी कहते हैं। जनाब अब देखो, ये सब्सटेंस अब ले ले, क्योंकि ये इसके ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन है, इसको मुख्तलिफ ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसका आप मिरर इमेज बनाए। जब इसका हम मिरर इमेज बनाते हैं तो इसका क्या बनने वाला है? इसका बनने वाला जो इमेज होगा वो क्या होगा? ये HO, ये OHO, ये COOHO और ये CH3। तो देखो अब ये हमारा क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के, ये इसका मिरर इमेज है। ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। आप किसी हेयर ड्रेसर के दुकान में जाओ तो आप जब वहाँ पर आपका वो हेयरिंग का कटाई करता है, हेयरिंग करता है, तो आपको क्या लगता है? जब वो किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो आप सोचते हैं यार ये तो बाएं हाथ से हाथ मिलाता है, लेकिन एक्चुअली वो दाएं हाथ से, क्योंकि उसका जो दाएं हाथ है वो बाएं हाथ के मिरर इमेज होगा। आपको अपना दाएं हाथ आईने में बाएं हाथ लगेगा, ठीक है, ये मिरर इमेज कहलाता है। अब देखो, मेरा दाएं हाथ मेरे बाएं हाथ का मिरर इमेज होगा। जब मैं इस तरह करूँगा तो मिरर में वो बिल्कुल मेरे किस चीज़ के जैसे लगेगा? दाएं हाथ के। लेकिन ये जो मेरा हाथ है जब मिरर इमेज हो, अब ये जब इसका मिरर इमेज है, अब देखो मैं इस पर के ऊपर रख देता हो तो इस पर सुपर इम्पोज नहीं होता है, ये इसके बिल्कुल पीछे नहीं चुभ जाता है। जब चुभ जाता है तो फिर इसको हम कोई और नाम देते हैं। अब इस वाले को जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरी सब्सटेंस का मिरर इमेज हो लेकिन उस पर सुपर इम्पोजिबल न हो, जब सुपर इम्पोजिबल नहीं होता है तो इसको फिर हम इनानशोमर कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर फिर इसको हम इनानशोमर कहते हैं। और अगर मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो तो फिर डाइस्टीरो है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है, वो मैंने शामिल नहीं किया है, वो इसके बाद करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं? अभी ये इसका इनानशोमर है। अभी तुमसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं क्या ये इसका रोटामर्स है, क्या ये इसका कन्फॉर्मल है, क्या ये इसका इनानशोमर है या कुछ और? तो ये इसका इनानशोमर है। दैट्स ऑल। आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, तवज्जो दे के पढ़ना है। मसला हो कोई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से पढ़ें, आपको मसला नहीं रहेगा। और अगर मसला हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम।